चलेगा। गुड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? चलो, हाँ जी चलेगा। मुझे बताइएगा लास्ट क्लास के अंदर कहां तक हुआ था? एक बार बताइएगा लास्ट क्लास के अंदर कहां तक हुआ था? आर वेक्टर ज्ञात कर लिया था शायद, है ना? आर वेक्टर ज्ञात कर लिया था, यही हुआ था ना? आप रिप्लाई कर सकते हो। चलेगा। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो जहां तक पिछली क्लास के अंदर हुआ था उसके आगे से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो करें कार्यक्रम की शुरुआत। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा एक बार सारे के सारे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। ध्यान दीजिएगा ना, सुने। चलेगा, सुनो। तो अगली हेडिंग लगाइएगा आप लोग, सदिश का परिमाण या स्थिति सदिश का परिमाण। स्थिति सदिश का परिमाण ब्रैकेट के अंदर लगा लिख सकते हो आप, आर वेक्टर का मोड। ये ज्ञात करना है स्थिति सदिश का परिमाण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सुनना मेरी बात। बहुत ही सिंपल तरीका है ज्ञात करने का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक बार आप देखोगे उससे के अंदर समझ में आ जाएगा। तो देखो, सदिश का परिमाण उसकी लंबाई को व्यक्त करता है, उसकी लंबाई को व्यक्त करता है। सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं है, व्यक्त करता है। अब सुनना सारे के सारे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सुनना, हम जानते हैं कि अगर अपन ए वेक्टर का डॉट करें बी वेक्टर से, तो जनरली सभी जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अरे ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी वेक्टर से तो क्या आता है, ए बी कोस थीटा आता है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। देखो, जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली वो पहले 2 क्लास लेना ना, उसके बाद में एक क्लास देखना ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, माना ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर कर देते हैं अपन। आर क्या है अपने पास में, स्थिति है, स्थिति सदिश है। आर वेक्टर क्या है अपने पास में, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। इसलिए क्या किया मैंने, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर क्या मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। तो इसको देंगे एक, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, देखते जाओ ना, समीकरण 1 में मान रखने पर, सिंपल सा टॉपिक है ना। तो एक काम करते हैं अपन, वैल्यू रखते हैं, ए वेक्टर की जगह क्या रखेंगे अपन, आर वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह भी क्या रखेंगे अपन, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखो, एक ही जगह आर रखो, आर वेक्टर का मोड, इधर बी की जगह भी क्या रखेंगे, आर रखेंगे, तो आर वेक्टर का मोड। अब कोस थीटा का मान कितना होगा, कौन बताएगा थीटा का मान कितना होगा, फटाफट बताओ रिप्लाई करके। थीटा का मान कितना होगा, फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा, थीटा का मान कितना होगा। दो समान सदिश के लिए थीटा का मान कितना होता है, फटाफट रिप्लाई करके बताओ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के।
फटाफट रिप्लाई करके बताओ, कमेंट करके बताइएगा फटाफट, कितने थीटा का मान कितना हुआ। ये डिजिटल बोर्ड कितने का है? ये तो बहुत महंगा है, इसकी टेंशन मत लो आप लोग तो ना, ठीक है ना, तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, ठीक है, उसको ध्यान मत दो आप लोग, है ना, ठीक है। थीटा का मान कितना हुआ? किसी कोई नहीं बता सकता तुम में से थीटा का मान? थीटा का मान एक को भी नहीं आता। 0 डिग्री होगा ना। अरे दो समान सदिश के लिए जब सदिश समान होते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर भी यहीं पे है और ए वेक्टर भी यहीं पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री का हो जाएगा। अरे ये जो थीटा होता है ये किस किस के बीच का एंगल होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। अगर दोनों सदिश ही समान होंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखो दोनों सदिश को क्या किया है मैंने? समान माना है ना, ए की जगह भी आर किया है, बी की जगह भी आर किया है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से आ गया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आ गया आर वेक्टर का मोड, फिर आ गया आर वेक्टर का मोड, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ठीक है। इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। आगे देखो, हम जानते हैं कि पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को जो रिजल्ट ज्ञात किया था वो था स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर कितना होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये स्थिति सदिश का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब एक काम करते हैं, 3 से मान 2 के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रखेंगे? 2 के अंदर। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 3 से मान 2 के अंदर रखा जाएगा तो आ जाओ, रखो इधर। आर वेक्टर का मान कितना है? सॉरी, आर वेक्टर का मान कितना है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, फिर डॉट है, डॉट लगा दूं। फिर आर वेक्टर का मान क्या है? यही है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। फिर इक्वल टू कितना है? आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ, आप लोग जानते हो कि आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करते हैं तो बनाता है, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करते हैं तो भी बनाता है, के कैप का के कैप के साथ डॉट करते हैं तो भी बनाता है। मतलब खुद का खुद के साथ यूनिट कैप के अंदर अगर अपन डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अदर के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब आई कैप डॉट आई कैप करूंगा तो 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप करूंगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट होगा, और आई कैप का आई कैप के साथ क्या होगा? डॉट होगा, और के कैप का के कैप के साथ डॉट होगा, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करेंगे 1 हो जाएगा, तो एक्स का सीधा किससे गुणा होगा? एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई का सीधा गुणा कर दो वाई से, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। और जेड का सीधा डॉट कर दो जेड से, तो ये कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वल टू कितना? इसके मोड का स्क्वायर हो गया। तो इसको और ऊंचा ले लेते हैं अपन, यहां से अपन आर वेक्टर का मोड ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही क्या करना था? हमें ज्ञात करना था।
यही रिजल्ट हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, यही रिजल्ट क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, चलो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा ना, जहां तक कल की क्लास के अंदर उतार लिया था उसके बाद में ये हेडिंग लगाओ आप लोग और उतारते चलो इसे ना, ये हेडिंग लगाओ और उतारते चलो इसे ना। ठीक है, उतारते चलो। अभी देखो अपन, मैं आपको बता दूं, तो अभी जो क्लास चल रही है ना वो मेरे सेल फोन से ही चल रही है, मोबाइल से ही चल रही है, मतलब सेल फोन क्या, मोबाइल से चल रही है ना, मोबाइल ही बोल दो। अभी अपने पास में कैमरा और रखा हुआ है, इस सेटअप के साथ में खरीदा था, उससे जब क्लास चलेगी तो बहुत ज्यादा, इससे 50 गुना ज्यादा क्लियरिटी के साथ क्लास दिखेगी आपको, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ क्लास दिखेगी। फिर अपन व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड जैसे मर्जी हो उस बैकग्राउंड पे पढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर क्लास मिलेगी सारी की सारी। फिलहाल आप लोग इसे उतारो, थोड़ा जल्दी करना। नहीं, डाटा नहीं उड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। तो जूम पे तो मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में क्लास ले रखा हूँ ना, बाद में अपनी जो क्लास चलेगी ना, वो क्लास अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन पे चलेगी ना, बाद में क्लास अपनी कोचिंग के एप्लीकेशन पे चला करेगी। उतार लीजिएगा आप लोग, जैसे मुझसे बोल देना स्लाइड ऊपर करनी हो तो ना, मैं ऊपर कर दूंगा स्लाइड को। फिर अगली हेडिंग पे आएंगे अपन। अभी स्टार्टिंग के अंदर इजी टॉपिक चल रहे हैं ना, कल परसों के अंदर फिर लेवल की डेरिवेशन आ जाएंगे।
चलिए हो गया। मेरे व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस नहीं आते अभी, तुम फर्स्ट ईयर के अंदर ही तो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार मेरे स्टेटस शो होने के लिए। अभी तो तुम आए हो, फिर तुम्हारे नंबर ऐड होंगे कोचिंग के उस पे, फिर उसके बाद में तुम्हें स्टेटस शो होंगे। ठीक है, बहुत आगे की बात है अभी, है ना। अभी तो तुम पढ़ो, अभी तो कई 12वीं के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं अपन, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलो हो गया कंप्लीट, है ना। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट हेडिंग पे ना। चलो हाँ जी, अगली हेडिंग पे आते हैं अपन। अब देखते चलना अगली हेडिंग, है ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, थोड़ा मार्क कलर चेंज कर देना, व्हाइट ज्यादा सही। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसके बाद में जो हेडिंग आएगी ना, वो फिर सब इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सोचने लायक आएगी ना। कार्तीय निर्देश तंत्र में गतिमान कण की स्थिति, गतिमान कण की स्थिति। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन के बारे में अपन को देखना है। ठीक है, अब सारे के सारे एक बार बिल्कुल ढंग से देखना ना, सुनते रहो ना, बढ़िया तरीके से सुनना ना, ढंग से समझना ना। देखो चलो ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे सुनना। देखिएगा, चलो देखना। ध्यान दीजिएगा ना, सुनो। ये मेरे पास में कार्तीय निर्देश तंत्र है। ये वाली अक्ष है एक्स अक्ष, ये वाली अक्ष है वाई अक्ष, ये वाली अक्ष है जेड अक्ष। ठीक है, और ये रहा मूल बिंदु ओ। ये क्या है, मूल बिंदु ओ है। अब ढंग से समझना एक एक बात को आप लोग सारे के सारे। मान लो कोई कण है और वो कण T1 समय पर, वो कण क्या है, किसी समय T1 पर इस जगह है, इस बिंदु P पर स्थित है, किसी समय T1 पर। ठीक है, वो पार्टिकल क्या है, किसी समय T1 पर इस जगह स्थित है, T1 टाइम पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, मैं से कह देता हूं कि जब पार्टिकल कोई कण है वो किसी समय T1 पर बिंदु P पर स्थित है, किसी समय T1 पर बिंदु P पर स्थित है, तो मैं काम करता हूं, इस कण को इस बिंदु O से जोड़ देता हूं एक सदिश लगाकर। कैसे जोड़ता हूं एक बार देखना सारे के सारे। मैं क्या करता हूं, इस कण को एक वेक्टर लगाकर इससे जोड़ देता हूं। ये लीजिएगा, मैंने ये जोड़ दिया। सुनना, ठीक है, मैंने क्या किया, इस बिंदु P को इस बिंदु O से जोड़ दिया एक वेक्टर लगाकर। क्या लगाकर जोड़ दिया, एक वेक्टर लगाकर मैंने इसे जोड़ दिया, और ये मैंने एरो बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली पोजीशन वेक्टर बोल देता हूं मैं R1 वेक्टर है। ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या बोल देता हूं मैं, R1 वेक्टर है। ढंग से सुनना सारे के सारे। एक कार्तीय निर्देश तंत्र है XYZ, इसमें किसी समय T1 पर
कोई कण बिंदु P पर स्थित है और इस बिंदु P पर जो कण स्थित है इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर है। तो अपन साथ के साथ लैंग्वेज भी लिखते चलेंगे, देखते चलना ना, सुनते चलो। माना किसी समय t1 पर कण बिंदु P पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसका, देखते चलो आप ना, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर है। सुनना, कोई पार्टिकल है वो किसी टाइम t1 पर बिंदु P पर है और इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, r1 वेक्टर है। इसकी पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर है। अब सुनना आगे, देखो अब क्या करते हैं अपन, मैं से कहता हूं, मेरी बात ढंग से सुनना। ये जो पार्टिकल है t1 समय पर तो कहां पर है, बिंदु P पर स्थित है। t1 समय पर तो कहां पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। और थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद में, यानी मैं ऐसे कह देता हूं t2 समय पर ये किसी बिंदु Q पर आ जाता है। तो ये पार्टिकल है ना, ये P जो P पर है, पार्टिकल बिंदु P पर स्थित है, ये t2 टाइम पर कहां पे आ जाता है, ये आ जाता है यहां पे बिंदु, ये आ जाता है यहां पे बिंदु Q पर। तो ये पार्टिकल बिंदु Q पर आ गया किस टाइम पर, t2 टाइम पर। किस टाइम पर आ गया, t2 टाइम पर। तो ये बिंदु Q पर आ गया t2 टाइम पर, और मैं एक काम कर देता हूं, अब पार्टिकल Q पर आ गया ना, तो इस पार्टिकल को मैं जोड़ देता हूं किससे, इस पार्टिकल को जोड़ देता हूं मूल बिंदु O से। तो ये लीजिएगा, मैंने इसे जोड़ दिया मूल बिंदु O से, और ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन बोल देता हूं मैं r2 वेक्टर। तो ये वाली पोजीशन क्या बोल दी अपन ने, r2 वेक्टर। अब पार्टिकल कहां से कहां आया है, बिंदु P से Q की तरफ आया है। पार्टिकल कहां से कहां आया है, बिंदु P से Q की तरफ आया है। तो अगर पार्टिकल बिंदु P से Q की तरफ आया है तो मैं एरो लगा देता हूं P से Q की तरफ। मैं एरो लगा देता हूं कहां पे, बिंदु P से Q की तरफ। कहां पे एरो लगा देता हूं, बिंदु P से Q की तरफ। ध्यान दो, सुनना। हमने क्या कहा कि माना किसी समय t1 पर कण बिंदु P पर स्थित है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, ठीक है, तथा समय t2 पर कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। अभी आप सोच रहे होंगे सर इतना स्लो क्यों चल रही है, अभी प्रॉपर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ जाने दो, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी अपनी। स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। तो t2 टाइम पर कण कहां पे आ गया, बिंदु P से Q पर आ गया, और जब बिंदु P से Q पर आ गया तो Q के लिए O के सापेक्ष जो पोजीशन है वो कितनी है, r2 वेक्टर है। कितनी है, r2 वेक्टर है। अब अपन एक काम करते हैं, सुनना, अब अपन एक काम करते हैं, क्या, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OPQ। ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं OPQ, तो ढंग से देखना, त्रिभुज OPQ से इसमें लगा दो सदिश संयोजन। सदिश संयोजन से, तो सदिश संयोजन क्या कहता है कि दो क्रमागत सदिश का योग तीसरे विपरीत क्रम में जो सदिश है ना उसके बराबर होता है। तो क्रमागत क्या हो गया, O से P और P से Q। देखो आप इसको ढंग से देखो,
इसमें एरो देखो, एरो किस तरीके से लगे हुए हैं, ओ से पी है, फिर पी से क्यू है, तो अपन को ओ से मान लो अपन को ओ से चलना है और बिंदु क्यू पर पहुंचना है। तो चलने के दो रास्ते हैं मेरे पास में, एक तो है मैं ओ से पी जाऊं फिर पी से क्यू जाऊं, और एक है डायरेक्ट मैं ओ से क्यू जाऊं, ठीक है। तो आप अगर एरो देखोगे तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर के। तो सदिश संयोजन से क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सदिश संयोजन से ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। अब आ जाओ एक बार देखो, ओपी कितना है, R1 है, ओपी कितना है, R1 है, तो R1 वेक्टर, PQ का मान पता नहीं हमको, यही तो ज्ञात करना था, और OQ कितना है, R2 वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, PQ वेक्टर ज्ञात कर लोगे, यहां से आप PQ वेक्टर ज्ञात करोगे, तो ये PQ वेक्टर बराबर आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मैं इसे लिख देता हूं डेल्टा आर वेक्टर के बराबर, डेल्टा आर वेक्टर के बराबर। तो ये क्या है, यहां पे सुनना मेरी बात, डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो PQ वेक्टर क्या है, ये है डेल्टा आर वेक्टर है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डेल्टा आर वेक्टर क्या है, सुनो, ये है समय अंतराल। अब समय अंतराल क्या होगा, सुनना मेरी बात ढंग से, इधर देखो, पहले T1 टाइम पर पार्टिकल कहां पे था, बिंदु P पर था, और T2 टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंच गया, बिंदु T2 पर, ठीक है। तो T1 से T2 के, T1 से T2 समय में पार्टिकल कहां से कहां पहुंच जाता है, P से Q। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं P से Q तक जाने में जो लगा समय होगा, वो T2 में से अगर मैं T1 को घटा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, P से Q तक जाने के अंदर लगा समय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार सारे के सारे सुनना, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि समय अंतराल T2 माइनस T1 में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन है ये। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन इसके ब्रैकेट के अंदर, समय अंतराल डेल्टा टी बराबर कितना, T2 माइनस T1, क्योंकि पहले पार्टिकल कहां पे था, बिंदु P पे था T1 टाइम पे, और बिंदु Q पर पहुंच गया T2 टाइम पे, तो टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। तो समय अंतराल डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन है ये, तय किया गया विस्थापन, ये क्या है, तय किया गया विस्थापन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, तय किया गया विस्थापन आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, आप लोग इसे यहां तक क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसे रिटर्न करोगे, ठीक है, उतार लो। तो मैं एक बार स्लाइड नीचे कर देता हूं, हाँ जी, उतारो फटाफट इसे, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाना सारे के सारे, कार्तीय निर्देश तंत्र में गतिमान कण की स्थिति, और सारे के सारे फटाफट उतार लो ना, सारे के सारे फटाफट उतार लीजिएगा, रुको, चलेगा, मैं बैठ जाता हूँ, उतार लीजिएगा, जैसे उतार लो मुझे रिप्लाई कर देना, देख लूंगा आप लोगों के यहाँ पे।
डायग्राम भी बनाना है ना, ये ध्यान रखना। डायग्राम भी बनाना है ना। कंप्लीट कर लिए क्या? लिखो। हो गया। चलो ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों के। आगे चले, आगे चलते हैं अपन। देखो इसके आगे, चलो अब ज्ञात करेंगे अपन ने, विस्थापन ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे अपन वेग। एक तो औसत वेग ज्ञात करेंगे अपन, और एक ज्ञात करेंगे कण का वेग, यानी तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है एक अपन को, और एक ज्ञात करना है औसत वेग। ठीक है, तो चलो अब देखो, चलेगा। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। लेते हैं अपन औसत वेग, इसी के अंदर है ना। तो वेग को v से लिखते हो आप, एवरेज को ई वे जे लिख दिया था। चलो औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, सुनना। देखो ये जो समय अंतराल है ना डेल्टा टी, इस समय अंतराल के अंदर कण का विस्थापन कितना है, डेल्टा आर है। अगर इस विस्थापन में इस समय का भाग लगा दूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, औसत वेग मिल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, कण का कुल विस्थापन कण का कुल विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तथा
इसे तय करने में लगे समय अंतराल डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। अरे सिंपल सी बात कहूं मैं एक लाइन के अंदर, तो डेल्टा टी समय अंतराल के अंदर विस्थापन कितना है, डेल्टा आर वेक्टर है। तो डेल्टा आर वेक्टर के अंदर क्या करो, डेल्टा टी का भाग लगा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत वेग मिल जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं वी एवरेज वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा आर वेक्टर बटा डेल्टा टी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा T2 माइनस का T1। तो ये आ गया मेरे पास में ये आ गया मेरे पास में औसत वेग। औसत वेग आ गया। ठीक है, अब सुनो, ये तो मेरे पास में औसत वेग आ गया। अब क्या करें अपन, कण का वेग ज्ञात करें। अब सुनो, ये जो डेल्टा टी है ना, ये क्या है, पार्टिकल को P से Q तक जाने में लगा गया समय है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये वाला समय क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, मेरी बात सुनना, डेल्टा टी क्या है, पार्टिकल को P से Q तक जाने में लगा समय है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये वाला जो समय अंतराल है ना, ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन के अंदर जो कण का वेग मिलेगा ना मुझे, जो वेग मिलेगा वो तात्क्षणिक वेग मिलेगा, ठीक है ना, उसे अपन कण का वेग कहेंगे। कैसे, देखो सुनना, मैं अगर कंडीशन लगा दूं, कंडीशन क्या, छोटी चीजें हैं, यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, या फिर ऐसे लिख दो, यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो आप क्या कह सकते हो, इस पर आप लिमिट लगा दो इस वाले कंडीशन को। तो आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 किस पर, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो इस कंडीशन के अंदर आप इसे लिख सकते हो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मेरी बात सुनना, अगर ये जो समय अंतराल है ना डेल्टा टी, ये समय अंतराल क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, ये समय अंतराल सूक्ष्म हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, इस पे लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसको किससे कन्वर्ट कर देंगे, डेल्टा को डी से कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल डी से। तो इसको कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन वी वेक्टर। तो वी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। और ये जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है, ये हो जाएगा कण का वेग। ये क्या हो जाएगा, कण का वेग हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो सारे के सारे, इसे कॉप उतार लो यहाँ तक ना, जहां तक हो गया था अपना ये। इसके बाद में औसत वेग हेडिंग लगाना। औसत वेग का मतलब क्या है भाई, तय किया गया जो विस्थापन है ना कण के द्वारा, उसके अंदर लगा समय है, उस समय का क्या कर दो, भाग लगा दो, तो अपन को औसत वेग मिल जाएगा। और इसके अंदर यदि मैं समय अंतराल क्या ले लूं, सूक्ष्म ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कण का वेग मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट उतार लीजिएगा इसे ना, फटाफट उतार लीजिएगा इसे। उतार लो, इसके बाद में औसत त्वरण और रहेगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल चलेगा एक बढ़िया टॉपिक, ये तो इजी टॉपिक है 11वीं बेस का। कल जो चलेगा अपने वो ग्रेजुएशन बेस चलेगा।
अभी छोटा सा हो रहा है एक औसत त्वरण, फिर ये हो जाएगा, फिर कल चलेगा अपना जबरदस्त टॉपिक, समझने वाला टॉपिक कल का है। ये तो थोड़ा बेसिक टाइप का है, मतलब 11th बेस्ड प्रॉब्लम है तो ना, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर है, अपनी बुक के अंदर है, तो अपन को करनी पड़ती है। चले, हो गया कंप्लीट सबका? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, सबका कंप्लीट, फटाफट रिप्लाई करो। सबने कंप्लीट कर लिया, फटाफट रिप्लाई करना ना। हाँ, ये तो 11 बेस टॉपिक था, कल से जो चलेगा ना फिर चलेगी अपने धुआंधार मैकेनिक्स। ये तो आसान मैकेनिक्स थी, कल से जो चलेगी वो धुआंधार मैकेनिक्स चलेगी, शानदार है ना। चलो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनना। अब लेते हैं अपन औसत त्वरण, ये भी याद कर लेते हैं अपन है ना। औसत त्वरण कैसे याद करेंगे एक बार देखना। औसत त्वरण देखना, रे सुनना सारे के सारे। इसको लिखते हैं अपन ए एवरेज। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो सारे के सारे, पहले ना इसे समझने से पहले एक बात सुनो। देखो, जब पार्टिकल बिंदु P पर था तो समय कितना था? T1 था। स्थिति क्या थी? R1 थी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं कि जब पार्टिकल बिंदु P पर है T1 समय पर, तो उसका वेग अगर मैं कह दूं V1 है, ठीक है, और जब पार्टिकल बिंदु Q पर आ जाता है तो समय कितना हो जाता है? T2, और स्थिति क्या हो जाती है? R2, और मैं कह दूं वेग कितना है? V2। तो समय बढ़ने के साथ साथ वेग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समय के परिवर्तन के साथ साथ वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। सुनना वापस, समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो। अब आ जाओ, ध्यान देना। यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात T1 व T2 समय पर कण का वेग क्रमशः V1 वेक्टर व V2 वेक्टर को, मैंने क्या बोला? T1 टाइम पर कण का वेग कितना है? V1 है, और T2 टाइम पर कितना है? V2 है। तो T1 से T2 चलेंगे तो वेग क्या हो गया? V1 से V2। ठीक है, तो यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात T1 व T2 समय पर कण का वेग क्या है? क्रमशः V1 और V2 वेक्टर को। तो देखो, एक काम करते हैं अपन, औसत कैसे ज्ञात करेंगे? सुन लो, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण कैसे ज्ञात होगा? वेग में परिवर्तन कितना है? V2 माइनस V1, यानी डेल्टा V वेक्टर। ठीक है, और कण का बिंदु P1, बिंदु P पर वेग कितना है? V1, और Q पर वेग कितना है? V2। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा V वेक्टर बराबर कितना हो गया? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। और इसमें किसका भाग लगा दो? समय अंतराल का भाग लगा दो। इसमें समय अंतराल का भाग लगा देते हैं अपन, तो T2 माइनस का T1। तो इस कंडीशन के अंदर मेरी बात सुनना, इस कंडीशन के अंदर ये मिल गया हमें यहाँ पे औसत त्वरण, औसत त्वरण। लेकिन अब मैं ऐसे कहूं, सुनना सारे के सारे, ये जो डेल्टा टी है ना, ये अति सूक्ष्म हो, यानी अपन ऐसे कहें, यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0 हो,
तो क्या हो सकता है, अगर अपन इसमें लिमिट लगाएं तो आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी वेक्टर अपॉन डी। और इस कंडीशन के अंदर इसे अपन क्या कहेंगे, ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, डीवी वेक्टर बटा dt आ गया। अब सुनो, अभी मेरी बात ढंग से सुनो, ये आ गया। अभी हमें जस्ट पता है कि चूंकि v वेक्टर बराबर क्या था, dr वेक्टर अपॉन dt, तो यहां ये मान उठा के इधर रख दो, तो यहां ये मान रखेंगे, तो a वेक्टर बराबर d अपॉन dt, और इधर v वेक्टर का मान रखो कितना, dr वेक्टर अपॉन dt, तो ये लीजिएगा हमें ये मिल गया a वेक्टर बराबर d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। तो ये आ गया कण का त्वरण, जिसे तात्क्षणिक त्वरण भी कहते हैं। ये है कण का त्वरण, ठीक है। चलो उतार लीजिएगा, ऐसे कैसे, इसे उतार लो ऐसे कैसे, तो ये औसत त्वरण बड़ा सिंपल है। यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित हो, अर्थात t1 व t2 समय पर कण का वेग क्रमशः है v1 वेक्टर व v2 वेक्टर, यानी कण का वेग समय के साथ चेंज हो रहा है। जब भी टाइम इंटरवल को अपन सूक्ष्म लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो डेल्टा है इसको डी से कन्वर्ट कर देते हैं। कल आएंगे मस्त टॉपिक आपके। अब इसके बाद में सारे के सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का था 11th बेस का। कल बिल्कुल मजा आने वाला है, कल मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरा का पूरा कल का। इसमें ये सही है, स्लाइड ऊपर कर दो, नीचे कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो अक्षरों को। कल का टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कल का जो टॉपिक है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब ये मान लो मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। कई बुक्स में तो स्टार्ट ये टॉपिक से कर रखा है ना, इससे पहले कुछ भी टॉपिक नहीं करवाते। चलो इसे कंप्लीट कीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लो फटाफट। बता दिया होगा आप लोगों ने। आज के लिए इतना ही, आज का कार्यक्रम अपन यही समाप्त करते हैं। कल वापस शाम को 4:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे अपन मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।